हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इन माय क्लास ऑफ 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक का ज्योग्राफी का चैप्टर, दैट इज द 9th चैप्टर। ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, एज यू कैन सी टाइटल इज देयर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो टाइटल से बहुत क्लियर है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही क्लियर है ये चीज। एंड द थिंग इज, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस टू स्टडी दिस टॉपिक। व्हाई? बिकॉज इन केस इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देन वी नो इट ऑलरेडी। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ओके, द population of wildlife and obviously the kind of quantity of forest is unfortunately decreasing, जो कि basically देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही essential helpful resources है हमारा survival के लिए। लेकिन फिर भी कुछ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से और कुछ जरूरत की वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो है वो डिक्रीज जो है वो होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और इसलिए एक लेवल का कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एट अ सर्टेन लेवल इट इज कंपल्सरी, लाइक वी ऑट टू मेंटेन द लेवल ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ओके, ऑन लिथोस्फीयर। तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। हम बहुत टाइप के रिसोर्सेज हमारा सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। देयर आर मेनी types of resources that we are using for our survival, जिनमें से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों का गिनती इंपॉर्टेंट रिसोर्स के अंदर की जा सकती है। ओके, द सेम थिंग वी कैन स्टडी इन द फर्स्ट पैराग्राफ। आपका चैप्टर जो है वो 67 पेज नंबर पे शुरू हो रहा है। पेज नंबर 67 is where your chapter is starting. So let us start reading the chapter. The existence, progress and development of man is dependent on resources. जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा सर्वाइवल रिसोर्सेज की वजह से संभव है। रिसोर्सेज हैं तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times. हजारों साल से नेचर में से हमें रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, जिसकी बदौलत हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, wherein the forests are considered to be very important resources, जिसमें यानी नेचर की ओर से जो हमें गिफ्ट मिला है रिसोर्सेज का, उसमें फॉरेस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं। ठीक है, तो उसके रीजन है कुछ, जैसे कि फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे टाइप के, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स, प्लांटेशन, क्रीपर्स, ओके, और ऑब्वियसली because of the forest only we can get the intake of oxygen, which is the essential gas for our breathing, for our survival. ठीक है, फॉरेस्ट की वजह से बारिश भी हमें अच्छी खासी मिलती है। So it is a useful resource for us to bring the fresh water also, right? तो ये और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि फॉरेस्ट नेचर की ओर से मिला हुआ सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। Okay, in natural vegetation, general meaning of forest is the accumulation of trees. अगर आपसे कोई पूछे कि फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है, एक ज्योग्राफिकल, एक जनरल डेफिनेशन अगर देना है फॉरेस्ट का, तो ये थर्ड लाइन में आपको अंडरलाइन करना है, याद रखना है। वैसे बहुत इजी है याद रखना। इट इज द accumulation of trees, बहुत सारे पेड़ों का जो कलेक्शन होता है इसे फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, पेड़ तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा स्क्रब्स और हीप्स ऑफ ग्रास, भारी मात्रा में स्क्रब्स होते हैं, भारी मात्रा में ग्रास होती है। तो ऐसा कलेक्शन ऑफ ग्रीनरी का ये जो एक एरिया होता है, दैट इज नोन एज फॉरेस्ट। ओके, इन नेचुरल वेजिटेशन ओनली दैट वेजिटेशन इज इंक्लूडेड व्हिच कैन बी रेज्ड नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ मैन। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन होता है फॉरेस्ट के अंदर, और ये वो टाइप का वेजिटेशन है जिसको हम लोग नहीं उगाते हैं, हमारी हेल्प की बगैर वो अपने आप उगता है। ठीक है, अनटच टाइप का ये वेजिटेशन होता है,
और इसीलिए उसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन आल्सो। नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज अवेलेबल ओनली, ऐसी बहुत कम जगह है जहां पे ऐसा टाइप का वेजिटेशन अवेलेबल होता है जहां पे कोई ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं है, अपने आप से उगा हुआ है। कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं वहां पे, ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़ी साइज के, बहुत बड़ी साइज के, जो हजारों साल से वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड दीज प्लेसेस आर हिमालयाज, सुंदरवन जो कि बंगाल में है, ठीक है, एंड द रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट, थार डेजर्ट यानी राजस्थान में। ऐसी 3 जगहों का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जहां पे वर्जिन वेजिटेशन जो है वो अस्तित्व में है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट 2 टाइप से किया गया है, एज यू कैन सी हियर। ओके, एक ये टाइप का क्लासिफिकेशन है, दूसरी टाइप का क्लासिफिकेशन इधर मैंने लिखा है। ओके, द फर्स्ट टाइप इज द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। नंबर 1 इज रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ओके, एंड द थर्ड वन इज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। और दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें पहला टाइप है स्टेट फॉरेस्ट, ओके, सेकेंड टाइप इज कम्युनिटी फॉरेस्ट, जिसको कम्युनल फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है, एंड थर्ड टाइप इज प्राइवेट फॉरेस्ट। अब दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन का जो फॉरेस्ट आते हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेंगे। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। अब किसको रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है, ये चीज एक्चुअली क्लासिफिकेशन उसको खास करके आपको याद रखना है, क्योंकि पर्टिकुलरली शॉर्ट क्वेश्चन में रिजर्व फॉरेस्ट का डेफिनेशन या तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का डेफिनेशन या तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का डेफिनेशन भी आ सकता है एग्जाम में। सो लेट अस स्टडी रिजर्व फॉरेस्ट यानी क्या। सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसका ओनर जो है वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल डायरेक्टली ऐसे जंगलों के ऊपर होता है। Here there is restriction on lumbering, collection of woods or for pasturing. लंबरिंग यानी लकड़ी काटना, पेड़ का जो पेड़ को काटना उसको लंबरिंग बोलते हैं, ठीक है, और वहां से लकड़ी ले जाना बिना इजाजत के, या तो फिर पास्चरिंग करना यानी जंगल की जमीन को फार्मिंग वगैरह के लिए क्लियर करना, उसको पास्चरिंग बोलते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज वहां पे बैन होती है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसलिए उसको रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी कुछ उससे ही मिलता जुलता एक टाइप है कि उसकी देखभाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जाती है। लोकल पीपल आर परमिटेड, लेकिन थोड़ी सी छूट छाट जो है वो लोकल पीपल को मिलती है। लोकल पीपल आर परमिटेड to collect the wood and to graze their animals without causing any harm to the trees. Local people यानी कौन? ऐसे जंगलों के आसपास रहने वाले, यानी कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां पे आसपास छोटे छोटे गांव भी होते हैं, या तो जंगल में रहने वाली जो ओरिजिनल जाति आदिवासी वगैरह जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी छूट छाट होती है कि वो पेड़ों को काट नहीं सकते, लेकिन क्योंकि उनके पास एनिमल्स वगैरह होते हैं तो वो एनिमल्स को वहां पे ग्रेजिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो ऐसे जंगलों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। थर्ड टाइप इज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ऑब्वियसली ये दोनों में से एक भी टाइप में नहीं आता है, ठीक है, उसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। These forests are still not classified. अभी तक इसका क्लासिफिकेशन किया नहीं गया है। There is no restriction on tree felling and animal grazing. Okay, गवर्नमेंट ने वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर डाला नहीं है, इसलिए वहां पे जो एनिमल हस्बेंड्री का जो काम करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स अपने पास रखते हैं, वो एनिमल्स को यानी वो ओनर्स जो अपने एनिमल्स को ऐसे एरिया में, ऐसे जंगलों में चराने के लिए ले जा सकते हैं क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जंगलों को अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, सो दिस वाज द
division, based on the classification, based on the types of forest according to administration. एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन था। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, ओके, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये 3 फैक्टर्स इस क्लासिफिकेशन में आते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला है स्टेट फॉरेस्ट। ओके, स्टेट फॉरेस्ट एक्चुअली नाम से ही क्लियर है, ये गवर्नमेंट से सीधा ताल्लुकात रखता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे फॉरेस्ट को कंट्रोल करती है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर ऑफ कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ओके, इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट मौजूद है उसमें से ज्यादा करके, ओके, ज्यादा करके जो फॉरेस्ट होते हैं वो स्टेट फॉरेस्ट कहलाए जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई गवर्नमेंट का वहां पे कंट्रोल होता है। या तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। दूसरा टाइप है कम्युनल फॉरेस्ट या तो फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट। ओके, ये भी एक बहुत यूनिक टाइप का एक क्लासिफिकेशन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत have control over such forest। यहाँ पे डायरेक्टली मेन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है उस एरिया की लोकल गवर्नमेंट, जिसको सपोज गांव का एरिया है तो ग्राम पंचायत, या तो अगर वो लाइक सिटी एरिया में है, ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन या वैसी गवर्नमेंट बॉडीज का कंट्रोल वहां पे होता है, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत का भी कंट्रोल वैसे एरियाज में होता है। तो ऐसे जंगलों को कम्युनल फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा टाइप है प्राइवेट फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट, इट इज वेरी ऑब्वियस विद द नेम कि ऐसे जंगल जिसका ओनरशिप जो है प्राइवेट किसी एक इंसान के हाथ में है, या तो इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप है उनके हाथ में, तो ऐसे जंगलों को प्राइवेट फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। Such a forest is owned by individuals। लोगों की यहाँ पे मालिकी होता है। Such forests are found more, ऐसे जंगल जो है वो पाए जाते हैं उड़ीसा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। छोटे छोटे जंगल होते हैं जो प्राइवेट ओनरशिप में आते हैं वो। And some of these forests are haphazard in haphazard condition, और some of them are totally barren। haphazard का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है तो आप उसको करेक्शन कीजिएगा। पी के बाद एच आना चाहिए, ठीक है। हैफेजर्ड कंडीशन यानी इसको बोलते हैं ना जो ठीक ठाक ढंग से नहीं है, ओके, मिसमैनेजमेंट टाइप का जो जहां पे देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज हैफेजर्ड कंडीशन। तो जनरली ऐसे फॉरेस्ट, जनरली ये वो जमीन का मालिक भी होता है, जो ओनर होता है वहां वो जमीन उसकी होती है, वहां पे बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, इसलिए वहां उसको फॉरेस्ट कह सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली मैनेज नहीं होता है, ठीक है। और सभी स्टेट में देखने को नहीं मिलते हैं ऐसे फॉरेस्ट। वापस मैं पढ़ रहा हूँ, उड़ीसा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये कुछ एग्जांपल्स है। ऐसे राज्यों में ऐसे प्राइवेट फॉरेस्ट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेस्ट और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लेसन की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी है जिसकी वजह से फॉरेस्ट का जो क्वांटिटी है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फॉरेस्ट का कम होना, उस एक्टिविटी को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया कि डिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या होता है। नाउ व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक, लेट्स रीड इट। डिफॉरेस्टेशन मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इट्स वेरी वेरी सिंपल, अंडरलाइन आपको करना है, लेकिन फिर भी बहुत याद रहे, बहुत इजीली याद रहे वैसा स्टेटमेंट है, ओके। डिफॉरेस्टेशन मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। पेड़ों की कटाई बहुत भारी मात्रा में जब होती है तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो कि कुछ सालों पहले या तो काफी सालों पहले कोई एक एरिया ऐसा होता है जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ थे और अब वो नहीं है, क्योंकि ओवर द लाइक नंबर ऑफ इयर्स
Okay, we have cut off, we have felled the trees in massive numbers. So once upon a time, that area which was known as forest is not known as forest now anymore, because it's totally a barren land. एक खुला जमीन हो जाता है कुछ सालों के बाद, ठीक है। और इसी एक्टिविटी को, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, और एक नेगेटिव एक्टिविटी है, तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। Okay, it can be said that it is the result of progress of man. हम हमारा प्रोग्रेस करने के लिए ये ऐसी ये काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं, जिनमें से ये एक है कि चलो प्रोग्रेस करना है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, या तो ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए घर मकान वगैरह सब जो बनाना होता है, तो उसके लिए जमीन चाहिए। जमीन ऑलरेडी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है। तो ऐसी जमीन को पाने के लिए हम नई जमीन तो पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जंगल वगैरह होते हैं उसको वहां पे पेड़ों को हटा के उसकी कटाई करके कुछ जमीन का एरिया जो है हमारे लिए अवेलेबल होता है, ताकि हम वहां पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स या तो फिर मकान वगैरह जो है वो बना सकते हैं, या तो फिर कई जगह पे रोड्स या रेलवे ट्रैक्स भी बनाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोग्रेस के पर्पसेस से पेड़ों की बहुत भारी मात्रा में कटाई होती है, ओके। और इससे बेसिकली ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी होते हैं फिर बाद में। इट कैन बी सेड दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन। ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, इस तरह से जंगल जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। However, it is negligible compared to the loss inflicted by human interference. Okay, कई बार पेड़ जो है वो नेचुरली भी खत्म होते हैं, लेकिन हमारी वजह से जो पेड़ खत्म होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में। नेचुरली खत्म हो जाए कोई पेड़ तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ह्यूमन इंटरफियरेंस से अगर पेड़ों को खत्म होना है जो होते हैं, तो उसको डेफिनेटली हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी बात को इस लेसन में हमें समझना है, सीखना है। एक ह्यूमन अवेयरनेस, एक मॉरल अवेयरनेस का ये चैप्टर है एक्चुअली, ठीक है। तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस चैप्टर को हमें नहीं पढ़ना है। वी ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर कि अगर हम पढ़े लिखे इंसान हैं तो हमारे लिए जो यूजफुल रिसोर्सेज होता है तो उसका प्रोटेक्शन किस तरह से करना चाहिए, ऐसी एक समझ जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। एंड फॉर दैट चीफ पर्पस, मेन पर्पस के लिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या असर होता है। ऑब्वियसली नेगेटिव असर ही होता है, लेकिन कौन कौन से उसको एक छोटे से पैराग्राफ में लिस्ट आउट किया गया है। द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज वाइड स्प्रेड। ओके, बहुत बड़े पैमाने पे इसका नेगेटिव असर होता है। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर। पहला पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी एक्चुअली बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाता है। इस तरह से हम इसको समझते हैं। अब हमारे लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए क्या चीज हमें जरूरी है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा होना वो हमें जरूरी है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो सीधा डायरेक्टली उसका नेगेटिव असर हमारी हेल्थ के ऊपर होता है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बिकम मोर इंटेंस। ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि जो हार्मफुल पॉइजनस गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं, तो उससे भी हमारी हेल्थ को डायरेक्टली नुकसान होता है। तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। विद द रिमूव्ड फॉरेस्ट कवर द सॉइल इज eroded and the problem of farm fertility decreases। ये है तीसरा पॉइंट कि फॉरेस्ट के चले जाने की वजह से जो जमीन है, जो मिट्टी है, उसका इरोजन, ठीक है, वो बढ़ जाता है। यानी जमीन की क्वालिटी को भी सीधा असर करता है, जमीन की क्वालिटी को सीधा नुकसान होता है, ठीक है। और इसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो फर्टिलिटी चाहिए क्रॉप्स के लिए, जमीन के अंदर जो फर्टिलिटी चाहिए वो भी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, in the peninsular India, the forest area has decreased largely due to deforestation। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि जो साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वहां पे डिफॉरेस्टेशन
कंपैरेटिवली बहुत भारी मात्रा में हुआ है, ठीक है, क्योंकि जंगल वहां पे ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ज्यादा जमीन को प्राप्त करने के लिए वहां पे डिफॉरेस्टेशन किया गया है। Many living organisms have lost their abodes. Abodes यानी रहने की जगह। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, खास करके जंगल में रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स, उन्होंने अपने रहने की जगह, अपना घर जो है, लिटरली वो गवा दिया है, जो कि बहुत दुख की बात है। ओके, जंगल में रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनका घर जो है वो जंगल है, लेकिन उसको हम काट देते हैं, तो ऑब्वियसली उनका घर लिटरली हमने छीन लिया, नोइंगली और अननोइंगली, ऐसा हम कह सकते हैं। सो दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। As a result of the wild animals approach urban settlements in search of food and water. Okay, इसकी वजह से क्या हुआ कि वाइल्ड एनिमल्स काफी बड़ी मात्रा में मर गए, उनकी संख्या कम हो गई, और जो बच गए वो अर्बन एरिया जहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे खाने पीने के लिए भटक जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। तो जो लोकल एरिया में कुछ डेंजरस एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर है, लेपर्ड है, लायन, आपको पता ही होगा, न्यूज़पेपर में या टीवी न्यूज में आप बार बार देखते होंगे कि कोई लेपर्ड है, कोई XYZ विलेज में देखने को मिला, तो अचानक से जहां पे गांव वाले रहते हैं वहां पे लेपर्ड आ जाता है। गांव वाले जहां पे रहते हैं, रात के समय पे लेपर्ड आ जाता है। रात को फॉर एग्जाम्पल बाहर कोई छोटा सा बच्चा सो रहा है, उसको उठा के ले जाता है, उसको सीरियसली इंजरी करता है या तो फिर मार भी डालता है। तो ये भी एक बहुत भयंकर नुकसान है हमारे लिए डिफॉरेस्टेशन का। अगर जंगल होता तो ये लेपर्ड यानी कि वाइल्ड एनिमल, उनको इस तरह से बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, और ह्यूमन हैबिटेशन में वो लोग इंटरफियर नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमारा इंटरफियरेंस होना उनके हैबिटेशन में होता है, इसलिए उनका इंटरफियरेंस हमारे हैबिटेशन में भी ऑब्वियसली होता है, ये लॉजिकल फैक्ट है। ओके, more instances are recorded of carnivorous animals killing the domestic animals of those shepherds who live near the forest. जो मैंने बताया लगभग वही पॉइंट है, ठीक है, कि पहले के मुकाबले जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं, वैसे एनिमल्स को अब जंगल में खाना नहीं मिल रहा है, या तो इनफैक्ट उनके लिए जंगल ही नहीं रहा है, इसलिए वो ह्यूमन हैबिटेशन वाले एरिया में चले जाते हैं। और ह्यूमंस ने, छोटे छोटे गांव में जो लोग रहते हैं, उन्होंने जो एनिमल्स पाल के रखे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियां वगैरह, उनको ये कार्निवोरस एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है। तो घुमा फिरा के इस तरह से हमारा ही नुकसान है डिफॉरेस्टेशन का। लगभग 5 से 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसके इस पैराग्राफ को आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, what is the direct impact or what are the effects of deforestation on human life, तो उसका आंसर ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो ऑलरेडी पॉइंट वाइज दिया गया है वैसा टॉपिक, रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हमने देख लिया कि डिफॉरेस्टेशन का कैसा नुकसान होता है हमारे ऊपर, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ रेमेडीज होनी चाहिए, कुछ उपाय ऐसे होने चाहिए जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए, ताकि जंगल को हम ठीक ठाक ढंग से बचा पाए, उसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स का भी प्रोटेक्शन हो पाए और हमारा भी सर्वाइवल जो है वो स्मूथली हो पाए। ऐसे रेमेडीज हैं यहाँ पे जो पॉइंट वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। देयर आर अबाउट 8-9 पॉइंट्स इन फैक्ट given in the textbook. We are on page number 68 and the topic is remedies for forest conservation, जिसका मतलब है कि जंगल को बचाने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए, उसका ये एक छोटा सा लिस्ट है। पहला पॉइंट, रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड। हम भारी मात्रा में वुड को प्राप्त करने के लिए पेड़ों को काटते हैं, ऐसा ना करते हुए ऐसा हमें रिसर्च करना चाहिए कि वुड की जगह पे ऐसी कौन सी चीज है जिसको जलाया जा सके ताकि हमें वुड को काटने की नौबत ही ना आए। दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट। इससे ये होगा कि वुड की जो कटाई है, पेड़ों की कटाई वो कम हो जाएगी, जंगल बच जाएंगे, ठीक है। Wherever the trees are to be cut inevitably for the development work or for necessity, new trees of the same species
grow. This is a moral responsibility. कि चाहे जितना भी हम कॉन्शियस बन जाए, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस पेड़ों को काटना ही पड़ता है हमारे प्रोग्रेस के लिए, तो एटलीस्ट हमारा जिम्मेदारी इतना तो रहना ही चाहिए कि जो जाति के पेड़ों को हमने काटा है, ठीक है, उनको वापस वैसे ही नए पेड़ हमें उगाने भी चाहिए, ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। अदरवाइज हम नए पेड़ नहीं उगाएंगे तो ये होगा कि फॉरेस्ट का सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होगा, डिफॉरेस्टेशन ही होगा, एफॉरेस्टेशन नहीं होगा। ओके, सो देयर शुड बी अ टोटल बैन फॉर कटिंग ट्रीज व्हिच आर नॉट ग्रोन फुल्ली। ओके, जो पेड़ ठीक से अभी तक पूरा बन के डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, वैसे पेड़ों की कटाई के ऊपर टोटल बैन होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई पेड़ काटता है तो गवर्नमेंट की ओर से ऐसा लॉ होना चाहिए कि उसको फाइन होना चाहिए या तो फिर जेल की सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर केस चलना चाहिए वगैरह वगैरह। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड वन इज those industries which receive their raw material from the forest should be compelled for afforestation for future needs. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो जंगलों में से रॉ मटेरियल पाने के लिए पेड़ों को काटती है, तो फिर उनके लिए ऐसा कंपलसरी बनाना चाहिए कि जो पेड़ आप काटते हो उतनी ही संख्या में आपको कहीं दूसरी जगह पे जमीन लेकर या तो इनफैक्ट उसी जमीन के ऊपर आपको नया पेड़ उगाना भी पड़ेगा। जितने काटे हैं उतने उगाने पड़ेंगे। सपोज 100 पेड़ काटे हैं तो सामने 100 भी उगाने पड़ेंगे उनको। एक उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसा टास्क उनको देना चाहिए ताकि बैलेंसिंग जो है वो बना रहे। एफोरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन दोनों का बैलेंसिंग जो है वो बना रहे। अंडर द नेम ऑफ इको टूरिज्म द फॉरेस्ट कवर शुड नॉट बी डैमेज्ड एंड शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। ओके, काफी सारे ग्रुप जो है वो इको टूरिज्म का एक कैंपेन चलाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में या तो इवन स्कूल कॉलेजेस में से ऐसे पिकनिक ले जाते हैं जो मैनेजमेंट है वो, और जंगलों में स्टूडेंट्स को पिकनिक पे ले जाया जाता है। ठीक है, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि नोइंगली और अननोइंगली स्टूडेंट जो है या तो ऐसे ग्रुप्स जंगलों को नुकसान करते हैं, वहां पे कचरा वगैरह गिराते हैं, इससे भी जंगलों को नुकसान होता है। तो ऐसी इको टूरिज्म को टोटली बैन करना चाहिए। वहां पे क्यों कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। ओके, सो दिस सेकंड पॉइंट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन इज वाइडस्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अमंग द लोकल पीपल। जो खास करके लोकल पीपल होते हैं, जंगल के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, उनको ये पढ़ाना चाहिए या तो उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन करने चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट द जंगल्स और फॉरेस्ट इन द सराउंडिंग एरिया। क्योंकि ये वो लोग हैं जो फॉरेस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो एटलीस्ट, और फिर उनकी नजर फॉरेस्ट के ऊपर रहती है 24 घंटे। ठीक है, तो अगर उनको ठीक से ट्रेनिंग मिला है तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो जंगल का प्रोटेक्शन भी ठीक ठाक ढंग से कर भी पाते हैं, क्योंकि उनको पता होती है जंगल की वैल्यू कितनी है, वो उनको पता होती है। इसलिए उनको खास करके ट्रेन करना चाहिए जंगल को बचाने के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दे शुड एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंस समझाने वाले कुछ चैप्टर्स स्कूल और कॉलेजेस के सिलेबस में होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स समझ पाए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि ये 10th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है, 9th चैप्टर, वो गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के इंक्लूड किया है। ठीक है, ये सिर्फ बोर्ड की एग्जाम में लिखने के लिए जो आंसर से प्रिपेयर करने वाला वैसा चैप्टर नहीं है, एक मॉरल अवेयरनेस वाला चैप्टर भी है, ताकि हमारे अंदर ऐसी समझ आए, ठीक है, कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। इस समझ को लाने के लिए लगभग हर एक टाइप के बोर्ड के अंदर ऐसा कोई ना कोई चैप्टर होता है
ताकि पढ़ने के बाद हमें पता चले कि कोई पेड़ पौधे को बिना वजह से, या तो इवन इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वाइल्ड लाइफ, उसको भी हमें नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारा ही नुकसान है आगे जाकर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप्ड इन intensively by taking planned steps for the necessity of fodder and firewood. Okay, fodder यानी कि जो एनिमल्स वगैरह जो है उनके लिए घास चारा जो होता है वो fodder, और फायरवुड, ठीक है, वो दोनों हम जंगलों में से ऑब्टेन करते हैं। लेकिन डायरेक्टली ये दोनों चीजों को यूज करने वाले जो लोग होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, ताकि उनको पता चले कि जो एनिमल्स को वो अपना खाना खिलाने के लिए जंगलों में लिए जाते हैं, तो बहुत भारी मात्रा में जंगल में से वो जो फूडर है वो गायब हो जाता है। तो एटलीस्ट उनकी ओर से भी थोड़ा सा एफर्ट ऐसा होना चाहिए कि जो फूडर या तो फिर जो सारे जो जंगल के प्रोडक्ट्स को उन्होंने खत्म किए हैं उनको दोबारा किस तरह से वापस ऑब्टेन किया जाए, ठीक है, एटलीस्ट इतना ट्रेनिंग उनको होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली in order to make the process of tree growth faster and healthier. Infested trees should be removed. Okay, forest resources जो है वो sparingly यानी कि उसको बचा बचा के यूज करना चाहिए। ओके, और ट्री ग्रोथ स्मूथली और फास्ट वे में हो पाए, इसलिए जो इन्फेस्टेड ट्रीज हैं, ऐसे सड़े हुए पेड़ जिनके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है या तो वो दूसरे पेड़ों को भी नुकसान कर सकता है अगर ऐसा लगे, तो वैसे पेड़ों को वहां से हटा देना चाहिए। ओके, फॉरेस्ट फायर कॉजेज हैवी डैमेज टू फॉरेस्ट। कई बार ऐसा होता है, ऐसे किस्से बनते हैं जैसा कि फॉरेस्ट फायर बहुत भारी मात्रा में जंगलों में आग लग जाती है, तो वैसी आग ना लगे उसका ध्यान रखना चाहिए। अब फॉरेस्ट फायर जो है वो बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिना है, आपको शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि एक सूखा हुआ पेड़, ठीक है, सपोज दोनों मान लेते हैं कि दो सूखे हुए पेड़ आजू बाजू में ही खड़े हैं, दोनों बहुत बड़ी साइज के, तो सूखा पेड़ कभी ना कभी तो गिरेगा ही, ठीक है, तो वो बाजू वाले सूखे पेड़ के ऊपर गिरता है, तो उसके फ्रिक्शन की वजह से, उसके घिसने की वजह से अचानक से वहां पे आग लग जाती है। Therefore, I am saying that it's a natural phenomenon. और क्योंकि ये आग जंगल में लगती है इसलिए बहुत खतरनाक होती है। Why? Because there are so many hundreds of other trees also in the surrounding area. And another reason why it is so dangerous is that we cannot get the full attention of the forest fire in the initial period. शुरुआत का जो कुछ मोमेंट्स होते हैं तब हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं है, तो जंगल का एरिया है, इसलिए तुरंत हमारा ध्यान जाता नहीं है। एंड बाय द टाइम वी पे द फुल अटेंशन टू द फॉरेस्ट फायर, इट इज ऑलरेडी स्प्रेड इन द वेरी वास्ट एरिया, ठीक है। जब तक हमारा ध्यान फॉरेस्ट फायर के ऊपर जाए तब तक तो ये बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी होती है, और इसीलिए उसको कंट्रोल में करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेस्ट फायर हो ही ना पाए, उसका ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जंगलों को लाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई भी जंगल या कोई भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जो कि अनक्लासिफाइड है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। और अगर बाय चांस फॉरेस्ट फायर लग भी जाए तो a separate system or a codes at national level should be created for dousing the fire. Okay, एक गवर्निंग अथॉरिटी ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिवली फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल में करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए इफेक्टिवली और बहुत ही फास्ट तरीके से वो काम कर रहा है। ओके, the next point is due to the increased means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious places in forested area to attend the Bhandara fairs or the parikrama, like circular travel. At that time,
the litter should be cleared properly, otherwise the forests are polluted. खास करके इंडिया जैसे देशों में ये एक जिसको बोलते हैं ना कि ऐसा एक्टिविटी बहुत बार बार देखने को मिलता है। गुजरात का अगर हम एग्जांपल लें तो गिर डिस्ट्रिक्ट में जो गिर का जंगल है वहां पे परिक्रमा होती है, तो वो ऑलरेडी वो एरिया जहाँ पे परिक्रमा होती है वो जंगल ही है। अब हर साल परिक्रमा होती है और हर साल हजारों पिलग्रिमेज वहां पे जो पिलग्रिम्स होते हैं, धार्मिक यात्रालु लोग जो है, ठीक है, वो वहां पे आते हैं, वो वहां पे घूमते फिरते हैं, कचरा गिराते हैं, खाते पीते हैं और खाने के बाद जो बचा कुचा खाना है वो भी वहीं पे फेंक देते हैं, ठीक है। और खास करके खाने के बाद जो उसका लेफ्टओवर होता है उसको जमीन पर गिराना, उसको यहाँ पे लिटर कहेंगे। लिटर आपके लिए नया वर्ड है तो उसका मीनिंग वही है कि जो फूड का लेफ्टओवर होता है जो जमीन पर गिराया जाता है, आपने गुजराती में એને એઠવાડ કહીએ છીએ, तो उसी चीज को इंग्लिश में लिटर कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है और जहां जहां पे भी ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है तो वो लोग जो ऐसा परिक्रमा वगैरह करने के लिए जाते हैं उनको ऐसी समझ देनी चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आप जो कोई भी कचरा गिराते हो उसको उठा लो वहां से, या तो ठीक ढंग से उसको डिस्पोज ऑफ करो, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी फेंक दिया, ठीक है। या तो फिर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड बॉडी की एक ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये ऐसी एक्टिविटीज होने के बाद तुरंत ये कचरा जो है वहां से क्लियर ऑफ कर दें, ओके, क्योंकि इससे भी जंगल जो है पेड़ों के अंदर लाइक पोल्यूशन वगैरह फैलता है, पेड़ों को डायरेक्टली नुकसान होता है, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज एन एरिया शुड बी डिमार्केटेड एंड रिजर्व्ड फॉर एनिमल पैस्चर। एनिमल पैस्चर के लिए यानी कि ऐसी एरिया जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में एनिमल्स ग्रेजिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो एरिया उनके लिए अलग से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जंगल में वो चले जाए, वहां पे फोडर घास चारा वगैरह खाने के लिए चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। Certain areas should be demarcated for animal pasturing, only for that purpose only, okay। तो ये रेमेडीज अगर इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए तो जंगलों को काफी हद तक बचाया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। हम ऑलरेडी एक्चुअली इसकी कमी में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन ऐसे रेमेडीज को इफेक्टिवली हमने यूज नहीं किया तो और ज्यादा कमी हो जाएगी जंगलों की, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन है उनको और दिक्कत भी हो सकती है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, द रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये शॉर्ट नोट का भी टॉपिक है और लॉन्ग आंसर का भी टॉपिक है। लॉन्ग आंसर जो कि 3 या 4 मार्क के होते हैं वो, and for the short note also the same topic is very very important। तो जितने भी पॉइंट्स हैं 8-9 पॉइंट, उसमें से कम 6-7 पॉइंट तो आपको आने ही चाहिए आपकी ठीक से आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो over here I am finishing the part 1 of this chapter, ठीक है। यहाँ पे ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। ये 9th चैप्टर का पार्ट 1 था, ओके। पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी से, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड हैव ऑसम डे।